नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज का पहला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। कि पुरानी इमारत में भयानक आग लगी, बुझाने के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता है। तो यहाँ पर रेखांकित जो कि आग है, इसका विलोम से इस रिक्त स्थान को बनना है। तो रेत, पानी, वायु या बारिश। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? श्रद्धालु, स्वर्णिम, अच्छाई या फिर सामाजिक। तो इनमें से अच्छाई जो कि संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, अच्छाई जो कि अच्छा से बना है, और अच्छा एक विशेषण है ना कि संज्ञा है। अगला, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यानी कि घोर के पर्यायवाची का प्रयोग इन वाक्यों में से किस वाक्य में किया गया है? तो चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ अंधेरा छाया था, चारों ओर रात्रि का घमासान अंधेरा छाया था, ये चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था। तो चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि घोर का पर्यायवाची गहरा होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? यह कौन सी भाषा है? तो ये सही वाक्य है। इस थैले में क्या है? ये भी सही है। क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है? तो यह गलत है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, और द्विवेदी जी का मकान कौन सा है? तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में प्रश्न पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची है? जलधर, बारिश, मलिन या सहचर। तो इनमें से पयोद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा जलधर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो मेघ, बादल, पयोधर, घन, जलद, वारिद आदि इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, और ये बादल का ही पर्यायवाची है पयोद। तो ए राइट ऑप्शन है। अगला, नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपनी बातों से परेशान करना, बहस करना, बातूनी होना या बहुत तंग करना। तो नाको चने चबवाना यानी कि बहुत तंग करना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कि दूसरों का भला चाहने वाला, पार्थिव, वादी, परार्थी या फिर स्वार्थी। तो दूसरों का भला चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परार्थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो व्यक्ति मुकदमा दायर करता हो उसे वादी कहा जाएगा। ठीक है, अगला, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? महाभारत, कौरवों, कृष्ण या अक्षौहिणी। तो इनमें से आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा शब्द है वाक्य में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षौहिणी, जो कि अशुद्ध वाक्य में है। ठीक है, इसको अगर सही लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, अ की मात्रा लगेगी यहाँ पर, ना कि ओ की लगेगी, अक्षौहिणी। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर ओ की मात्रा है लेकिन अ की लगेगी। ठीक है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, 10 रुपया में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है? आता, रुपया, 10 या क्या। तो इसमें अशुद्ध जो कि रुपया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य इसका होगा कि 10 रुपये में क्या आता है, ना कि रुपया। यहाँ पर होगा रुपये, ना कि होगा रुपया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? आप, पुराना, काला या फिर दोगुना। तो इनमें से विशेषण जो कि आप नहीं है, से सभी विशेषण शब्द हैं। आपकी बात करें तो ये सर्वनाम है। ठीक है,
बाकी पुराना, दोगुना और काला ये सभी विशेषण है। ठीक है, तो ए राइट ऑप्शन है। अगला, जिसके बालों में चंद्रमा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रग्रहण या चंद्रचूर्ण। तो जिसके बालों में चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चंद्रचूर्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चंद्रशेखर। और जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चक्रपाण। ठीक है, जिसके बालों में चंद्रमा है तो चंद्रचूर्ण, और जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो चंद्रशेखर। ठीक है, और जिसके हाथ में चक्र हो वहां चक्रपाणी होगा, ये ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? कि अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है, उसके चित्त की अवस्था दोलायमान थी, वह अपने निर्णय पर अटल रहा, यह सुविधा बहुत चंचल है। तो अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग जो कि किया गया है ऑप्शन नंबर सी में, कि वह अपने निर्णय पर अटल रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अचल के अन्य पर्यायवाची देखें तो अडिग, अस्थिर या दृढ़ होता है, अस्थिर होता है ना कि अस्थिर। स्थिर इसका अन्य पर्यायवाची होता है। ठीक है, निम्न विकल्पों में से कमल के पर्यायवाची पहचानिए। पंकज, जलज, नीरज, गिरिधर, पंचानन, नीरज, लंबाउदर, दसवनन या पीताम्बर, चतुर्बुध, चतुरानन या नीलकंठ। तो इनमें से इन दो ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द किसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में सभी कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज और नीरज, ये तीनों जो कि कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अजात शत्रु, विजयी, अजेय या फिर विजेता। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजेय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अजात शत्रु का अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि होता है कि जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाएगा। किस विकल्प में पौनः पुण्यबोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत हैं? तो पौनः पुण्यबोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है कि निकट, उस तरफ, परसों, जो कि पौनः पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण ये नहीं है। बाकी प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, बार बार, बार बार, बहुधा, अक्सर, पुनः, फिर या हर बार, ये सभी उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन निकट ये गलत है इसका। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति परत, गाठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। असंगत, संदेह, प्रतीप या फिर उत्प्रेक्षा। तो इन पंक्तियों में जो कि असंगत अलंकार है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, सहोक्ति अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास जी की, रैदास की, हरिदास निरंजनी की या फिर दादू दयाल की। तो ये पंक्तियां जो कि रैदास जी की हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता या सिंगार लहरी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो कि पद्मावत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या उपविराम। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहा जाता है, जो कि इस तरीके से किसी वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या फिर क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को जो कि वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछे आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्णों को मिलाकर शब्द तथा शब्दों से वाक्यों की रचना की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? का, गा, घा या फिर जा। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झकृत हो उन्हें घोष, तथा जिनके उच्चारण में ये झकृत नहीं होती यानी कि वाइब्रेशन नहीं होता है और सांस का प्रयोग होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में सांस का प्रयोग हुआ है और जब इसका उच्चारण करेंगे तो जो स्वर तंत्रियां हैं यानी कि गला, उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा? तो का, गा, घ या फिर जा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये अघोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, शेष सभी सघोष हैं। अगला, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो गांधी जी ने जयशंकर प्रसाद जी को जो कि राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। प्रेमचंद जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती या रामचंद्र शुक्ल। तो देवदास के उपन्यास के रचनाकार हैं जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनकी अन्य प्रमुख रचना है जो कि पथ के दावेदार, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि पथ के दावेदार किसकी रचना है, तो आप बताएंगे कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद की रचना है प्रेमाश्रय, गोदान, निर्मला, सेवा सदन आदि है। नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल यानी कि सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है, यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लगती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जाति संप्रदाय की। आचार विचार धर्म की मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। तो इससे संबंधित नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? कि जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, या जो कविता सुनता है, जो कविता सुनकर दाद देता है, जो रसपान करता है। तो कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तोड़ने वाले की दृष्टि में, देखने वाले की दृष्टि में, स्वयं पुष्प में या पाने वाले की दृष्टि में? तो पुष्प का सौंदर्य जो कि देखने वाले की दृष्टि में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? जाति तथा धर्म, बिल्कुल भी नहीं। आचार विचार, भक्ति तथा साध श्रद्धा, ये भी नहीं। रंग तथा रूप, तो अच्छा गुरु अपने शिष्य में जो कि आचार व विचार देखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आचार विचार। ठीक है, अगला, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द इनमें से हो जाएगा मार्ग, भोजन, यात्री या फिर पथिक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मार्ग। ठीक है, अगला, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? गुरु के प्रति घृणा, बिल्कुल भी नहीं। गुरु के प्रति अपनापन, गुरु के प्रति शिष्य भाव या गुरु के प्रति श्रद्धा भाव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
कि गुरु के प्रति श्रद्धा। ठीक है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, नी प्लस चेस्ट की संधि क्या होगी? निश्चेष्टा, निश्चेष्ट, निश्चेष्टे या निश्चेष्टे। तो नी प्लस चेस्ट की संधि होगी यहाँ पर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चेष्ट। ठीक है, बी राइट ऑप्शन है। अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, ये विसर्ग संधि है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। तो आत्मा प्लस अवलंबन, तो आत्मोल्लंबन, आत्मावलंबन या आत्मावलंबन या आत्मावलंबन। तो इनमें से आत्मा प्लस अवलंबन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कि आत्मावलंबन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? तो यथार्थ, प्रतिमास और प्रतिदिन, ये तीनों जो कि अव्ययी भाव समास हैं, लेकिन आय व्यय अव्ययी भाव समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गौरी शंकर, ग्रहागत, नवरात्रि या आजीवन। तो इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण जो कि ग्रहागत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, अगला, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 उपाध्याय या फिर रश्मि रथी। तो रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में उनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और वर्ष 2022 का अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे किसे मिला है, तो तुमड़ी के शब्द इसके लिए मिला है, जो कि बद्री नारायण की रचना है। बद्री नारायण की रचना है, इनको दिया गया है 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर या कितनी नावों में कितनी बार। तो अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। तो हीरा जो कि तद्भव है, तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो हीरा का तत्सम रूप होता है हीरक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का तद्भव हो। तो शलाकिका, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सौ, सावन, सलाई या फिर सीख। तो शलाकिका का तद्भव हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया गया। दोस्तों, ऐसे ही यूपी जीके और जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो चलाई जा रही हैं आपके यूपीपी एग्जाम के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। इसके लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देखकर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद साथियों।